तो सेक्शन 22 तक तो हम कर चुके थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 23 से। सेक्शन 23 है अपील टू हाई कोर्ट। फोर एंड 7 section 14 and 17 and 20, yes. So सेक्शन 23 से स्टार्ट करते हैं अपील टू हाई कोर्ट। इसमें यह है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द फाइनल डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में प्रेफर टू अपील टू हाई कोर्ट विद इन द 60 days का टाइम लाइन है फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ द सच डिसीजन और ऑर्डर, मतलब वो अपील कर सकते हैं। सिंपल ये है, इसमें अपील के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। High Court have satisfied that appellant was prevented from significant sufficient cause from filing the appeal within the set period। मतलब वो रीज़न मांगे कि क्यों अपील कर रहे हो, तो वो अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो वो उसको एक्सटेंड भी कर देगा, नॉट एक्सीडिंग 60 days रीज़न, अगर उसको रीज़नेबल लगती है तो। और द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन हाई कोर्ट मीन्स the high court within the jurisdiction the aggrieved party ordinarily resides or carries on business personally वर्क फॉर गेन। ठीक है, वर्क फॉर गेन। तो हाई कोर्ट वो वाला होगा जिस जुरिस्डिक्शन में फॉल करता होगा, यानी इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पंजाब में तो पंजाब लाहौर हाई कोर्ट होगा, इस तरह से। Where the federal government is a aggrieved party, the high court within the jurisdiction of which the respondent, in case where there are more than one respondent, any of the respondents ordinarily resides business personally works for gain। So federal government अग्रीव पार्टी वहाँ पे होगी जहाँ पे वेयर फेडरल गवर्नमेंट इज अग्रीव पार्टी। तो फेडरल गवर्नमेंट तो हर जगह ही होती है, तो उसका हाई कोर्ट कौन सा होगा, जहाँ पे उसका अपोनेंट यानी जिसके खिलाफ उसका केस चल रहा है तो वो रिजाइड करता होगा, तो वो वाला हाई कोर्ट एग्जिस्ट करेगा, उससे हाई कोर्ट में केस वगैरह होगा। जैसे भी अगर पंजाब तो लाहौर, जैसे सिंध तो कराची, तो इस तरह से। सेक्शन 24 अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड देयर पावर्स। इसमें ये बताया गया है कि द इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज may nominate such person as may think fit to be investigating officers under this act from amongst their officers. Federal government may, by special or general order, empower an officer not below BPS 18 of federal government और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। 18 ग्रेड कि किसी भी बंदे को वो अपॉइंट कर सकते हैं, इससे ऊपर भी, ठीक है। और वेयर एनी पर्सन अदर देन फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिसर इज अपॉइंटेड एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फेडरल गवर्नमेंट शैल डिटरमिन टर्म एंड कंडीशन। अगर कोई और बंदा गवर्नमेंट के अलावा तो फिर उसकी टर्म एंड कंडीशन अपॉइंटमेंट की गवर्नमेंट जो है ना वो करेगी डिटरमिन। So, subject to such other condition and limitation as the federal government may impose, an investigating officer may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him under this act। ठीक है, जो भी उसकी ड्यूटीज होंगी वो करेगा। 25 सेक्शन असिस्टेंस टू अथॉरिटीज। notwithstanding the provisions of any other law, the officers of federal government, provincial government, local authorities and reporting entities shall provide assistance including but not limited to production of records, ये करेंगे, documents, information reasonably required by the investigating or prosecuting agency, FMU, financial monitoring unit, और for the purpose of money laundering, जो भी है वो उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, whoever willfully fails to or refuses to provide required assistance or deception, one shall be guilty of misconduct or guilty of misconduct and shall be proceeded against its respective department में उसके खिलाफ जो भी है वो रिपोर्ट जाएगी and report such proceeding shall be submitted within the reasonable time। ठीक है, ये भी to the concerned investigating prosecuting agency or FMU as the case may be and shall be punished in case of natural person। ठीक है, पनिशमेंट भी किसके रेलिवेंट, लॉ के मुताबिक जिस भी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हो, विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 5 years एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1 million और बोथ, और इन केस ऑफ लीगल पर्सन विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 million। अगर कंपनी वगैरह हो तो फिर वो फाइन होगा, अदरवाइज वो होगा कि जेल और वो दोनों फाइन। 26 एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। इसमें यह है कि
जो यहाँ के गवर्नमेंट है वो फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर सकती है कि हमें अगर कोई एविडेंस चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो तो वो उस हिसाब से फिर मनी लॉन्ड्रिंग को असिस्ट करने के लिए, केस को असिस्ट करने के लिए बाहर के मुल्क के साथ वो कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में इंटर इनटू एग्रीमेंट और रेस्पेक्टेबल बेसिस, यानी वो भी वो बाहर का कोई कंट्री है वो पाक से हेल्प लेगा और इस तरह से रेसिप्रोकल होगा, ये इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। outside Pakistan for investigation or prosecution of any offence under this act, corresponding law enforcement in that country, exchange of information for prevention of any offence, ठीक हो गया, seeking providing assistance in evidence, ठीक हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एन ऑफेंस, मतलब ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर जो भी तय हुआ होगा वो करेंगे। The agreement in terms of subsection 1 shall subject to condition and exception qualification may be specified in this agreement, जो भी एग्रीमेंट होगा वो उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। provided that agreement shall not be enforceable if it may in any manner be prejudicial to sovereignty, security, national interest or public order, ठीक हो गया। provided that agreement shall not be enforceable if it may, ठीक है, अगर ये उसके खिलाफ है पब्लिक ऑर्डर की, इंटरेस्ट की, सिक्योरिटी, तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है, इन्फोर्सेबल। In this section and succeeding section, unless the context otherwise requires, the expression contracting state means state or place outside Pakistan जिसके साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, of which arrangements have been made by the federal government or the government of such country through treaty or otherwise, ठीक है। Expression identifying include establishment of a proof that property was derived used in under this act, ठीक है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस छोड़ें इसको। Tracing means determining the nature, source, disposition, movement, title, ownership of the property, सही है। Letter of request 27, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ये होगा कि भाई हमें एविडेंस चाहिए, तो वो गवर्नमेंट साइन करके दूसरी स्टेट को, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को भेजेगी कि हमें ये सब एग्जामिन करना है, सही है। तो ये सब लिखा होगा इसमें। तो इसमें यह है कि इशू लेटर रिक्वेस्ट कोर्ट विद अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कॉम्पिटेंट टू डील विद द, दूसरी अथॉरिटी जो इसी तरह की, जैसे पाकिस्तान में ये डील कर रहे हैं जो इदारे AML को, वैसे उधर भी होंगे इदारे जो उनके रेलिवेंट लॉ को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए होंगे, और एक्ट भी होगा उनका, तो उसको वो भेजेंगे एग्जामिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड टेक सच स्टेप्स एज में भी स्पेसिफाई इन सच लेटर, सही हो गया। द लेटर रिक्वेस्ट शैल be transmitted in such manner as the federal government may specify in this behalf, federal government contract होगा तो वो अपने हिसाब से ही चलाएंगे, सही है। Every statement recorded or document or thing received under subsection 1 shall be deemed to be evidence collected during the course of investigation. Assistance to the contracting state in certain cases where a letter of request is received by federal government from a court or authority in a contracting state रिक्वेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन, तो मतलब अगर वो भेजेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जब वो भेजेंगे हाँ, तो वो भी इसी तरह जैसे हम भेजेंगे तो वो भी हमें लेटर भेजेंगे, एंड द करस्पॉन्डिंग लॉ एंड फॉर द फेडरल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड सच रिक्वेस्ट टू द कोर्ट टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट एज थिंग्स फिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच रिक्वेस्ट, तो इस रिक्वेस्ट को कोर्ट या रेलिवेंट इदारे को भेजेंगे, तो वो सब ये लिखा हुआ है, ठीक है। 29 सेक्शन है इसका AML। 2010 इसमें रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स फॉर प्रोसेस एंड असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। अब रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, अब अक्यूज्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करना, मतलब बंदे को पकड़ के दूसरी कंट्रीज़ में, वो तो ऊपर तो एविडेंस के लिए था, अभी बंदों को ये है। रिकॉर्ड इन रिलेशन टू ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डिजायर्स दैट समन to an accused person, a warrant for the arrest of accused person, or summon to any person requiring him to attend such a document as the procedure सर्च वारंट, ठीक है। अगर कोर्ट जैसा इशू करता है शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन द कंट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है, मतलब वो बंदा वहाँ पे रिजाइड कर रहा है तो वो कंट्रैक्टिंग स्टेट को लेटर कर देंगे, लेटर भेज देंगे कि भाई हमें ये बंदा चाहिए। सेंड सच समन्स और वारंट डुप्लीकेट सच फॉर्म एज द कोर्ट जज मजिस्ट्रेट थ्रू सच अथॉरिटी एज फॉर गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन द बिहाफ, ठीक है, शैल काज सेम टू बी एग्जीक्यूटेड वेयर अ कोर्ट इन रिलेशन टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 रिसीव्ड सर्विस एग्जीक्यूशन, मतलब अगर पहले भेजेंगे,
फिर दूसरे इधर बता रहे हैं कि अगर वो रिसीव करते हैं समन टू एक्सीक्यूट उनके कोर्ट जब हमें भेजेंगे वारंट समन टू अ पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड, ठीक है ये सब। तो वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन एक्जीक्यूटेड, अ पर्सन शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16, ठीक है। तो सेक्शन 16 में जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसके हिसाब से डीलिंग की जाएगी, ठीक है। सेक्शन 16 में देख भी लेते हैं क्या है। सेक्शन 16 तो ओमिटेड नज़र आ रहा है, एक मिनट क्या सीन है सेक्शन 16 का। 16 तो यहाँ ज़रा पता नहीं किधर चला गया, चलो खैर। तो 29 पे था, यस। तो such executed things found in such shall so far as possible be dealt with in accordance with the procedure specified in 14 and 15, सही है। तो ये सब उसके मुताबिक होगा। Provided that provisions of this subsection shall not have effect of the exercise of powers herein under man likely prejudice the sovereignty, अगर कंट्री के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं तो फिर तो नहीं कर सकते हम। Where a person transferred or contracting state pursuant to subsection 2 as a prisoner in Pakistan, the court और फेडरल गवर्नमेंट में इम्पोज सच कंडीशन, वो उनको कंडीशंस देंगे कि भाई इसके साथ ये चीज़ें कर सकते हैं ये नहीं, या फिर वापसी भी देना है आपने इस तरह से कुछ। वेयर द पर्सन ट्रांसफर टू पाकिस्तान पर्सन टू सबसेक्शन 1 इन अ प्रिजनर कंट्रैक्टिंग टू द कोर्ट चैलेंज इंश्योर कंडीशन सब्जेक्ट टू द प्रिजनर ट्रांसफर टू पाकिस्तान। अगर वहाँ से कोई बंदा जेल से यहाँ आता है तो भी वो इंश्योर करेंगे कि कंडीशन जो उस कंट्रैक्टिंग स्टेट ने लगाई हैं वो भी कंप्लाई की जाए, ठीक है। कस्टडी सब्जेक्ट सच कंडीशन एज गवर्नमेंट में डायरेक्ट एंड राइटिंग, ठीक हो गया। ये है। प्लीज़ नेक्स्ट करते हैं इंशाल्लाह।